मॉर्निंग एवरीबॉडी। केमिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। हमारे केमिस्ट्री की क्लास में सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके थे, जिसके लास्ट स्टेज पे हम चल रहे हैं। और लास्ट टॉपिक हमने अनुसंख्यक गुणधर्म का फोर्थ पॉइंट परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा था। ऑस्मोटिक प्रेशर से संबंधित हमने एक न्यूमेरिकल भी कर लिया था। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक प्रतिलोम परासरण, एडिंग लगाकर लिखोगे प्रतिलोम परासरण। प्रतिलोम परासरण देखो, प्रतिलोम परासरण क्या होता है। तो परासरण के बारे में हमने लिखा था कि अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के कणों का विलयन के कणों की ओर जो गमन होता है वो क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। अब प्रतिलोम का मतलब उल्टा और परासरण का क्या हो गया? विपरीत। वो क्या कहलाएगा? प्रतिलोम परासरण। तो क्या होता है प्रतिलोम परासरण के अंदर कि परासरण दाब के से अधिक, परासरण दाब से अधिक लगाए गए बाह्य दाब के कारण, जब परासरण दाब से भी अधिक बाह्य दाब लगा दिया जाए तो जो प्रक्रिया पहले चल रही थी वो क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। अब शुद्ध विलायक के कण है वो विलयन से क्या निकलने लगते हैं? बाहर निकलने लगते हैं, अर्थात परासरण की दिशा क्या हो जाती है? बदल जाती है। देखो, हमने परासरण क्या देखा था कि बीच में हमने क्या लगा ली थी? अर्धपारगम्य झिल्ली। ये अर्धपारगम्य झिल्ली थी। एक तरफ हमने भर रखा था क्या? विलयन। एक तरफ भर रखा था विलयन और एक तरफ का हमारे पास विलायक। और परासरण के अंदर क्या होता था? विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा किसकी ओर गमन कर रहे थे? विलयन की ओर। लेकिन अब हमने पिस्टन के द्वारा इसमें एक बाह्य दाब लगा दिया। क्या लगा दिया? तो लगाया गया वह बाह्य दाब, और बाह्य दाब किससे अधिक होना चाहिए? परासरण दाब से अधिक होना चाहिए। तो लगाया गया वह बाह्य दाब जो किससे अधिक हो? परासरण दाब से अधिक हो। तो जिसके कारण शुद्ध विलायक जो किसमें था? विलयन में। जिसके कारण शुद्ध विलायक विलयन से अर्धपारगम्य झिल्ली से क्या निकलने लगे? बाहर निकलने लगे। तो विलयन के अंदर भी क्या था? विलायक और विलय। इसके अंदर क्या था? विलायक प्लस विलय। तो अब पहले तो ये वाले विलायक के कण विलयन की ओर जा रहे थे यो परासरण के अंदर। अब विलयन के जो शुद्ध विलायक के कण है वो अर्धपारगम्य झिल्ली से अर्थात विलयन से क्या निकलने लगते हैं? बाहर निकलने लगते हैं, जिसके कारण परासरण की दिशा क्या हो जाती है? बदल जाती है। तो दिशा बदलती है, पहले तो इस तरफ और अब इस तरफ आ रहे हैं। बाह्य दाब के कारण तो परासरण की दिशा बदलने लगती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रतिलोम परासरण। तो प्रतिलोम परासरण की परिभाषा लिखेंगे। विलयन में परासरण दाब से अधिक, परासरण दाब से अधिक बाह्य दाब लगाने पर शुद्ध विलायक के कण विलयन से बाहर निकलने लगते हैं, अर्थात परासरण की दिशा बदलने लगती है। इस प्रक्रिया को इस प्रक्रिया को प्रतिलोम परासरण
कहते हैं। अर्थात अर्धपारगम्य में झिल्ली का के अंदर जो प्रोसेस हो रही थी वो जस्ट रिवर्स हो जाए, विपरीत हो जाए, तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? प्रतिलोम परासरण। परिभाषा नोट करोगे। और प्रतिलोम परासरण का उपयोग समुद्री लवण के विलवणीकरण में या समुद्री जल के विलवणीकरण में किया जाता है। मतलब लवण को बाहर निकालने में। जो समुद्र का जल होता है उसके अंदर आपको पता है लवण पाया जाता है, तो समुद्री जल से लवण को पृथक करने में, या मैं बोल सकता हूँ समुद्री जल के विलवणीकरण में किसका उपयोग किया जाता है? प्रतिलोम परासरण का। तो नेक्स्ट लाइन हम लिख सकते हैं इसका उपयोग समुद्री जल के विलवणीकरण में किया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा टॉपिक है इसके बाद असामान्य मोलर द्रव्यमान, या इसे बोल सकता हूं असामान्य अणुभार। देखो ध्यान से समझोगे, असामान्य मोलर द्रव्यमान का मतलब क्या है और असामान्य अणुभार का मतलब क्या है। देखो जब हम किसी विलय को किसमें मिलाए? विलायक में। जब हम किसी विलय को किसमें घोलते हैं? विलायक में। और उससे पता है हमको कि किसका निर्माण होता है? विलयन। किसका निर्माण होता है? विलयन। तो ध्यान से समझोगे असामान्य आणविक द्रव्यमान। तो जब किसी विलय को किसमें घोला जाए? विलायक में। तो विलय को विलायक में घोलने पर ना तो उसका आयनन होता हो, मतलब ना तो वो टूटता हो आयनों में, और ना ही उसका संगुणन होता हो, मतलब ना एक अणु से दो अणु आपस में क्या होते हो? जुड़ते हो। संगुणन का मतलब होता है जुड़ना और आयनन का मतलब होता है टूटना। तो जब किसी विलय को विलायक में घोला जाता है तो उसमें घोलने पर ना तो उसका आयनन होता हो ना उसका संगुणन होता हो, तो उस कंडीशन में तो प्रेक्षित अणुभार और सैद्धांतिक अणुभार दोनों के मान क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब हम प्रैक्टिकल रूप से निकाले तो भी अणुभार उतना ही आएगा, और थ्योरेटिकल रूप से निकाले मतलब सैद्धांतिक रूप से निकाले तो भी अणुभार क्या आएगा? उतना ही आएगा। लेकिन जब किसी विलय का विलायक में घोलने पर, जब किसी विलय को किसमें घोल दिया जाए? विलायक में, और उसका या तो आयनन हो जाए या उसका क्या हो जाए? संगुणन हो जाए, तो उसके सैद्धांतिक व प्रायोगिक मोलर द्रव्यमान में या उसके अणुभार में क्या आ जाता है? परिवर्तन हो जाता है। मतलब या तो कम हो जाएगा या क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में उसका द्रव्यमान सामान्य थोड़ी रहा पहले का जितना, अब वो क्या हो गया? असामान्य। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? असामान्य मोलर द्रव्यमान। तो असामान्य मोलर द्रव्यमान की परिभाषा हम क्या लिखेंगे कि जब किसी विलय को विलायक में घोलने पर उसका या तो आयनन हो जाए या फिर क्या हो जाए? संगुणन हो जाए, तो उसके सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान व प्रायोगिक मोलर द्रव्यमान के मान में क्या आ जाता है? अंतर आ जाता है। इसे क्या कहते हैं? असामान्य मोलर द्रव्यमान। और अंतर या तो मोलर द्रव्यमान कम हो जाएगा या फिर मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। तो ये चीज हम नोट करेंगे, असामान्य मोलर द्रव्यमान। लिखेंगे जब किसी, पहला पॉइंट इसके अंदर, जब किसी विलय को
विलायक में, जब किसी विलय को विलायक में घोलने पर, किसी विलय को विलायक में घोलने पर विलय का न तो संगुणन होता हो, न तो संगुणन होता हो और ना ही आयनन होता हो। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में सैद्धांतिक मीन्स थ्योरेटिकल, सैद्धांतिक व प्रायोगिक, सैद्धांतिक व प्रायोगिक मोलर द्रव्यमान का मान समान होता है, जिसे सामान्य मोलर द्रव्यमान, कहते हैं। ये तो परिभाषा हमने किसकी दी है? सामान्य मोलर द्रव्यमान की। और सामान्य मोलर द्रव्यमान कब होगा? जब ना तो आयनन होता हो, ना ही क्या होता हो, संगुणन। अब इसका जस्ट रिवर्स हम किसकी परिभाषा लिखते हैं? असामान्य मोलर द्रव्यमान की। तो असामान्य मोलर द्रव्यमान की परिभाषा क्या हो जाएगी कि किसी विलय को विलायक में घोलने पर, किसी विलय को विलायक में घोलने पर, किसी विलय को विलायक में घोलने पर, किसी विलय को विलायक में घोलने पर विलय का घोलने पर यदि विलय का आयनन या संगुणन हो जाता है, विलय का आयनन या संगुणन हो जाता है तो, संगुणन हो जाता है तो, आयनन या संगुणन हो जाता है तो सैद्धांतिक व प्रायोगिक मोलर द्रव्यमान में भिन्नता आ जाती है, जिसे असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं, जिसे असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। अब इसके हम उदाहरण देखेंगे। एग्जाम्पल,
नंबर फर्स्ट कि जब हम किसी NaCl को किसमें घोल दे, जल में घोल दे, NaCl को किसमें घोल दे, जल में, तो इसका आयनन हो जाता है, मतलब ये टूट जाता है Na+ में और किसमें, Cl- में, तो टूट गया। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, आयनाइजेशन मींस आयनन, क्योंकि NaCl को, लवण को जब जल में घोला जाता है तो वो Na+ में किसमें टूट जाता है, Cl- में, तो आयनों में टूटना क्या कहलाएगा, आयनन। अब देखेंगे हम, पहले इसके कितने मोल आयन थे, 1 मोल आयन था, यहाँ पर NaCl का कितना मोल आयन था, 1 मोल, और अब यहाँ कितने मोल आयन बन गए, 2 मोल आयन बन गए। कितने मोल आयन बन गए, तो बताओ आयनों की संख्या में वृद्धि हुई कि नहीं हुई, आयनों की संख्या में वृद्धि हो गई। तो आयनों की संख्या में वृद्धि हो जाने के कारण तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि प्रायोगिक जो मोलर द्रव्यमान है वो सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान का क्या रह जाएगा, आधा रह जाएगा। तो ये उदाहरण लिख लेंगे हम कि NaCl को जल में घोलने पर 1 मोल NaCl से 2 मोल आयन प्राप्त होते हैं, 2 मोल आयन प्राप्त होते हैं, अर्थात एक मोल से 2 मोल आयन प्राप्त हो गए, अर्थात आयनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। आयनों की संख्या बढ़ जाने के कारण प्रायोगिक मोलर द्रव्यमान सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान का आधा रह जाता है, क्यों रह जाएगा आधा, क्योंकि यहाँ कितने मोल है, 2, और यहाँ कितना मोल है, 1, तो उस कंडीशन में सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान प्रायोगिक मोलर द्रव्यमान सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान का क्या रह जाएगा, आधा। या फिर मैं ऐसे बोल दूं कि सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान प्रायोगिक मोलर द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, दुगुना। बात वही है। तो क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 ही मोल है, यहाँ कितने मोल बन गए, 2 मोल, उसके कारण उसका क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो पहला एग्जांपल नोट करो। इसी के साथ एग्जांपल नंबर 7 देखेंगे हम। उदाहरण नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 कि एसिटिक अम्ल मतलब एथेनोइक अम्ल, फार्मिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल, इनको कम परावैद्युतांक वाले विलायक जैसे बेंजीन में घोल दिया जाए। किसमें घोल दिया जाए, बेंजीन में घोल दिया जाए, तो हाइड्रोजन बंध के द्वारा इनका द्विलकीकरण हो जाता है। द्विलकीकरण का मतलब 2 अणु आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जब 2 अणु आपस में जुड़ जाएंगे तो उनके कणों की संख्या में या मोलों की संख्या में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जब यहाँ तो कणों की या मोलों की संख्या में वृद्धि हो रही है और यहाँ मोलों की संख्या में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो उस कंडीशन में प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मान का क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। तो देखो ऐसे मैंने उदाहरण ले लिया एसिटिक अम्ल का CH3CWH, सॉरी फार्मिक एथेनोइक अम्ल ले लिया हमने, एथेनोइक अम्ल, और एथेनोइक अम्ल का ही दूसरा नाम है एसिटिक अम्ल। एथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल
इस एसिटिक अम्ल को हमने बोल दिया किसके अंदर, बेंजीन के अंदर। किसके अंदर बोल रहे हैं, बेंजीन के अंदर। और इसके कितने अणु ले लिए, 2 अणु। ध्यान से समझोगे, पहले इसके कितने अणु ले लिए, 2 अणु। जब बेंजीन के अंदर बोलेंगे तो ये दोनों अणु आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जब दोनों अणु हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ जाएंगे तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं CH3COOH का ऑल्टोइड। बताओ पहले इसके कितने मोल थे, 2 मोल, और 2 मोल से घटकर अब इसका कितना मोल रह गया, 1 मोल। तो बताओ मोलों की संख्या में कमी हुई या वृद्धि हुई, कमी हो गई, जबकि ऊपर वाले में मोलों की संख्या में क्या हो रही थी, वृद्धि। अब इसके अंदर मोलों की संख्या में क्या हो गई, कमी। जब मोलों की संख्या या तो बढ़ रही थी या कम हो जाएगी तो प्रायोगिक मोलर द्रव्यमान सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान का क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है। तो ये लाइन हम लिखेंगे कि एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, इसके स्थान पर हम ले सकते हैं फार्मिक अम्ल, या इसके स्थान पर हम ले सकते हैं बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल तो कम पैरावैद्युतांक, कम पैरावैद्युतांक वाले विलायक, कम पैरावैद्युतांक वाले विलायक जैसे जैसे बेंजीन में घोला जाता है तो क्या हो जाएगी, मोलों की संख्या में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। या मैं कह दूं यहाँ तो आयनन हो रहा था, अब यहाँ जुड़ गया हूं तो इसका क्या हो गया, संगुणन। क्या हो गया, इसका संगुणन। जबकि ऊपर क्या हो रहा था, आयनन हो जाता है तो हाइड्रोजन बंधन के कारण, हाइड्रोजन बंधन के कारण, मतलब हाइड्रोजन बंधन के द्वारा जुड़ते हैं, हाइड्रोजन बंधन के कारण इनका द्विलकीकरण हो जाता है, इनका द्विलकीकरण। डाइमर, 2 अणु आपस में जुड़ना क्या कहलाता है, डाइमर। द्विलकीकरण हो जाता है, द्विलकीकरण हो जाता है, जिसके कारण मोलों की संख्या में कमी आ जाती है, मोलों की संख्या में कमी आ जाती है, जिससे प्रायोगिक मोलर द्रव्यमान सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान का, प्रायोगिक मोलर द्रव्यमान सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान का दुगुना हो जाता है। सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान का, सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान का दुगुना हो जाता है। ये बात समझ में आई? यहाँ तो प्रायोगिक मोलर द्रव्यमान दुगुना हो रहा है, ऊपर प्रायोगिक मोलर द्रव्यमान आधा हो रहा है। उसका रीजन है यहाँ तो मोलों की संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि, जबकि यहाँ मोलों की संख्या में क्या हो रही है, कमी। क्योंकि यहाँ पर कितने मोल थे, 2, अब इसका कितना मोल रह गया, 1 मोल रह गया। तो मोलों की संख्या में कमी होने के कारण यहाँ तो प्रायोगिक मोलर द्रव्यमान दुगुना हो जाता है, और यहाँ प्रायोगिक मोलर द्रव्यमान मोलों की संख्या में वृद्धि के कारण क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो दोनों एग्जांपल नोट करेंगे, फिर हम देखेंगे कि किस प्रकार से हाइड्रोजन बंध से जुड़ रहा है, इसको अपन स्ट्रक्चर बनाकर समझाएंगे। इसे नोट कर लो पहले।
CH3 C डबल बॉन्ड O OH, यही होता है एसिटिक अम्ल CH3 COOH। इस प्रकार से इसके कितने अणु जुड़ेंगे? 2 अणु जुड़ेंगे। तो यहां लिख दिया मैंने CH3 C, यहाँ OH और यहाँ लगा दिया डबल बॉन्ड। अब इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेगा और इसका हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन भी किसका निर्माण कर लेगा? तो यहाँ किसका निर्माण हो गया? ये हाइड्रोजन बॉन्ड का। और हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये दोनों एसिटिक अम्ल है, इसके अणु आपस में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर हो गया एसिटिक अम्ल का द्विलकीकरण, एसिटिक अम्ल का द्विलकीकरण। और एसिटिक अम्ल का प्रायोगिक मोलर द्रव्यमान कितना होगा और सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान कितना होगा वो भी नोट करेंगे। एसिटिक अम्ल का प्रायोगिक मोलर द्रव्यमान और एसिटिक अम्ल का सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान, ये दोनों चीज बतानी है आपको कि सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान कितना होगा और प्रायोगिक मोलर द्रव्यमान कितना होगा। और सैद्धांतिक को ही वास्तविक मोलर द्रव्यमान भी बोलते हैं, वास्तविक मोलर द्रव्यमान। देखो एसिटिक अम्ल हमारे पास ये CH3COOH, इसे बोलते हैं एसिटिक अम्ल। तो इसका अपन अनुपात या मोलर द्रव्यमान निकाले तो कार्बन कितने हैं इसके अंदर? 2, तो 2 तो है इसके अंदर कार्बन। हाइड्रोजन 3 और कितना हो गया? 4 है इसके अंदर हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन कितने इसके अंदर? 2 इसके पास क्या है? ऑक्सीजन। काउंटिंग करके निकालोगे तो 2 × तो क्या करोगे? 12। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12। हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है कितना? 16। तो ये हो गया 24, 4 और 32। तो ये हो गया 32 और 4 हो गया 36, 36 और 24 हो गया कितना? 67। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एसिटिक अम्ल का जो सैद्धांतिक और वास्तविक मोलर द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 7। लेकिन इसका प्रायोगिक मोलर द्रव्यमान है उसमें कितने अणु हैं प्रायोगिक रूप से? क्योंकि ये किसका निर्माण कर रहा है? डाइमर का, द्विलक का। तो द्विलक का 60 इसका और 60 इसका, 60 और 60 कितना हो गया? 120। तो प्रायोगिक मोलर द्रव्यमान तो इसका कितना आएगा? 120। और सैद्धांतिक या वास्तविक मोलर द्रव्यमान एसिटिक अम्ल का कितना होता है? 60 होता है। इसका रीजन क्या हो गया? अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है? क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, समझाइए कि क्यों एसिटिक अम्ल का वास्तविक मोलर द्रव्यमान 60 होता है जबकि प्रायोगिक मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 120। या क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि समझाइए कि क्यों एसिटिक अम्ल का प्रायोगिक मोलर द्रव्यमान सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान से क्या होता है? अधिक होता है। क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि एसिटिक अम्ल का प्रायोगिक मोलर द्रव्यमान सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान से क्या होता है? अधिक होता है। क्यों? तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि एसिटिक अम्ल बेंजीन विलायक के अंदर किसका निर्माण कर लेता है? द्विलक का, डाइमर का निर्माण कर लेता है, जिसके कारण इसका प्रायोगिक मोलर द्रव्यमान है बस सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान से क्या हो जाता है? दुगुना। मतलब 60 के स्थान पर कितना प्राप्त हो जाता है? 120। तो मैं क्वेश्चन लिखो इसी के नीचे कि क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे पूछ सकता है।
क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान या वास्तविक मोलर द्रव्यमान, वास्तविक मोलर द्रव्यमान, वास्तविक मोलर द्रव्यमान प्रायोगिक मोलर द्रव्यमान का, प्रायोगिक मोलर द्रव्यमान का, प्रायोगिक मोलर द्रव्यमान का आधा होता है क्यों, आधा होता है क्यों। या मैं पहले वास्तविक की जगह क्या कर देता प्रायोगिक, और प्रायोगिक की जगह क्या कर देता वास्तविक, तो फिर आधा नहीं होकर क्या हो जाता है दुगना होता है क्यों। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता था। तो इसका रीजन क्या देंगे कि एसिटिक अम्ल बेंजीन जैसे विलायक के अंदर किसका निर्माण कर लेता है, डाइमर का। डाइमर का मतलब द्विलक का क्या कर लेता है निर्माण कर लेता है, जिसके कारण इसके मोलों की संख्या में क्या आ जाती है कमी, और मोलों की संख्या में कमी हो जाएगी तो फिर इसका वास्तविक मोलर द्रव्यमान प्रायोगिक मोलर। तो आंसर इसका क्या होगा कि एसिटिक अम्ल बेंजीन जैसे विलायक में, बेंजीन जैसे विलायक में हाइड्रोजन बंध के द्वारा, हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़कर, हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़कर द्विलक का निर्माण, द्विलक का निर्माण कर लेता है, जिसके कारण इसके मोलों की संख्या में, इसके मोलों की संख्या में कमी आ जाती है। इसलिए वास्तविक मोलर द्रव्यमान, वास्तविक मोलर द्रव्यमान प्रायोगिक मोलर द्रव्यमान का, प्रायोगिक मोलर द्रव्यमान का प्रायोगिक मोलर द्रव्यमान का आधा रह जाता है, आधा रह जाता है। और उसके बाद में हमने जो एसिटिक अम्ल का एक द्विलकीकरण की स्ट्रक्चर बनाई थी, इसी के नीचे एसिटिक अम्ल की द्विलकीकरण की क्या बना लो स्ट्रक्चर बना लो, या फिर ऐसे कैसे इसे इसी के नीचे ये बच रहा है इसको नोट कर लो, इसी के नीचे इसको नोट कर लो एसिटिक अम्ल का द्विलकीकरण। यहाँ तक आंसर लिख लिया। इसके बाद एसिटिक अम्ल का द्विलकीकरण लिखो, फिर इसका प्रायोगिक मोलर द्रव्यमान और फिर इसका सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान नोट कर लो इसी के बीच। इसके नोट करने के बाद हम नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो होगा बॉन्ड भाग गुणांक।
वॉन टॉप गुणांक। तो वॉन टॉप गुणांक क्या होता है? वॉन टॉप एक साइंटिस्ट वैज्ञानिक का नाम है। तो वॉन टॉप नामक वैज्ञानिक ने आयनन व संगुणन की सीमा को निर्धारित करने के लिए एक गुणांक दिया। उस गुणांक को क्या कहते हैं? वॉन टॉप गुणांक, जिसे आयोटा से या स्मॉल आई से हम बोल सकते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो वॉन टॉप गुणांक के अंदर फॉर्मूला होता है इसका कि प्रेक्षित अणुसंख्या गुणधर्म अपॉन सैद्धांतिक अणुसंख्या गुणधर्म। मतलब प्रेक्षित अणुसंख्या गुणधर्म में आम सैद्धांतिक अणुसंख्या गुणधर्म का क्या दे दे? भाग दे दे। तो जिससे उसकी वैल्यू प्राप्त होगी वो वैल्यू वॉन टॉप गुणांक के क्या होगी? बराबर होगी। तो लिखेंगे नेक्स्ट टॉपिक वॉन टॉप गुणांक। तो हेडिंग है वॉन टॉप गुणांक, जिसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। तो वॉन टॉप नामक वैज्ञानिक ने वॉन टॉप नामक वैज्ञानिक ने वॉन टॉप नामक वैज्ञानिक ने विलियन में विलय के संगुणन या आयनन की सीमा को निर्धारित करने के लिए एक गुणांक आई दिया, स्मॉल आई। एक गुणांक स्मॉल आई दिया, जिसे वॉन टॉप गुणांक कहते हैं। इसी की दूसरी परिभाषा हम लिख सकते हैं कि प्रेक्षित अणुसंख्यक गुण को सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुण से विभाजित करने पर प्राप्त मान वॉन टॉप गुणांक के बराबर होता है। वॉन टॉप गुणांक के बराबर होता है। तो हम वॉन टॉप, इसी लाइन से वॉन टॉप गुणांक का सूत्र क्या लिख सकते हैं? वॉन टॉप गुणांक स्मॉल आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? देखो, प्रेक्षित अणुसंख्यक गुण को किससे विभाजित करना है? सैद्धांतिक से। तो मैं क्या लिखूंगा? प्रेक्षित अणुसंख्यक गुण अपॉन सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुण। तो यहां हो जाएगा प्रेक्षित अणुसंख्यक गुण अपॉन सैद्धांतिक
अणुसंख्यक गुण। इसके बाद यहाँ पर जो प्रेक्षित अणुसंख्यक गुण होते हैं या अणुसंख्यक जो गुण होते हैं जो उस विलय के अणुभार के या मोलर द्रव्यमान के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आपने जितने भी फॉर्मूले पढ़े अणुसंख्यक गुणधर्मों के तो आपने देखा होगा कि Mb है वो उस अणुसंख्यक गुणधर्म के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। जैसे आपने फॉर्मूला देखा था कि Mb बराबर Kf इंटू WB अपॉन WA इंटू डेल्टा TF इंटू 1000। तो यहाँ देखो Mb मतलब विलय का मोलर द्रव्यमान है, विलय का अणुभार किसके व्युत्क्रमानुपाती होता था, हिमांक अवनमन के। व्युत्क्रमानुपाती है या नहीं है देख लो। इसी के स्थान पर यहाँ डेल्टा TF की जगह मैंने क्या ले लिया, डेल्टा TB। तो ये क्वथनांक उन्नयन किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, विलय के अणुभार के। तो आप चारों अणुसंख्यक गुणधर्म में देख चुके थे कि अणुसंख्यक गुण होता है, अणुसंख्यक गुण का मतलब या तो हिमांक में अवनमन या क्वथनांक में उन्नयन या वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और एक हमारा कौन सा बचा, परासरण दाब। तो जितने भी फॉर्मूले आपने देखे थे तो वहां सब में विलय का जो मोलर द्रव्यमान था या अणुभार था वो हमेशा उस अणुसंख्यक गुणधर्म के क्या था, व्युत्क्रमानुपाती। तो इसी में नेक्स्ट लाइन में लिख सकता हूं नेक्स्ट लाइन हो जाएगी कि अणुसंख्यक गुण, अणुसंख्यक गुण विलय के अणुभार या मोलर द्रव्यमान, अणुभार या क्या बोलते हैं, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब व्युत्क्रमानुपाती होगा तो मैं अर्थात क्या लिख सकता हूं, नया फॉर्मूला वॉन-टू-ऑफ गुणांक का। तो वॉन-टू-ऑफ गुणांक बराबर, अब व्युत्क्रमानुपाती होगा तो मैं यदि इसे अणुसंख्यक गुण की जगह मोलर द्रव्यमान लिखूं तो मैं लिख दूं प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान और सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान दो ले लूं तो अब इसका क्या हो जाएगा, उल्टा। तो ऊपर तो आ जाएगा सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान और नीचे कौन सा आ जाएगा, प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान। तो नया फॉर्मूला बन गया वॉन-टू-ऑफ गुणांक I बराबर सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान, सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान, सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान अपॉन प्रायोगिक मोलर द्रव्यमान, प्रायोगिक मोलर द्रव्यमान। देखो विलय के संगुणन, आयनन, इसकी कैसे पता लगे इसका कंडीशन का,
देखो जब वोल्टॉप गुणांक का मान 1 प्राप्त हो, कितना प्राप्त हो 1, तो उस कंडीशन में ना तो विलय का विलायक में आयनन होता है, ना क्या होता है संगुणन होता है 1 प्राप्त होने पर। और जब वोल्टॉप गुणांक का मान 1 से अधिक प्राप्त हो तो इसका मतलब है कि विलय का विलयन में क्या हो गया आयनन हो गया। और जब वोल्टॉप गुणांक का मान 1 से कम प्राप्त हो तो इसका मतलब है कि विलय का विलयन में क्या हो गया आयनन के स्थान पर संगुणन हो गया। तो 3 कंडीशन होती है, तो नीचे लिखोगे आयनन और संगुणन की निम्न स्थिति होती है। और कंडीशन नंबर फर्स्ट है हमारी कि इफ यदि I = 1 तो पोस्टर में लिख लेना न तो आयनन होगा, न तो आयनन और ना ही संगुणन होता है, ना ही संगुणन होता है। कब होगा जब I का मान किसके बराबर हो 1 के बराबर। कंडीशन नंबर सेकंड, इफ I is greater than 1 मतलब कि वोल्टॉप गुणांक का मान 1 से क्या हो जाए अधिक, तो इसका मतलब है कि विलय का आयनन होता है। क्या होता है आयनन होता है। कंडीशन नंबर थर्ड, स्थिति नंबर 3 कि इफ I is less than 1 कि वोल्टॉप गुणांक का मान 1 से क्या हो जाए कम प्राप्त हो जाए तो विलय का संगुणन हो जाता है, तो विलय का संगुणन हो जाता है, संगुणन होता है। ये 3 स्थिति 3 कंडीशन। अब जैसे मैं अभी आपको उदाहरण दिया था एसिटिक अम्ल का, और आपको पता था कि एसिटिक अम्ल का जो प्रायोगिक मोलर द्रव्यमान था थोटिकल, प्रायोगिक मोलर द्रव्यमान तो हमारे पास था कितना 120 किसका एसिटिक अम्ल का, और सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान हमारे पास कितना था 60। अभी तुम्हारे सामने एग्जांपल लेके बताया था एसिटिक अम्ल का। अब मैं पूछ रहा हूँ बताओ प्रायोगिक मोलर द्रव्यमान एसिटिक अम्ल का 120 है और सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान कितना है 60 है, तो बताओ इसमें एसिटिक अम्ल का आयनन हुआ है या संगुणन हुआ है। तो कैसे बताओगे, तो वोल्टॉप गुणांक I बराबर फॉर्मूला हमारे पास होता है मोलर द्रव्यमान दिया हुआ हो तो सैद्धांतिक तो कहाँ आएगा ऊपर और प्रायोगिक कहाँ आएगा नीचे, तो क्या हो गया 60/120 मतलब 1/2 मतलब 0.5। तो बताओ मुझे 0.5 1 से बड़ा है छोटा है 1 से छोटा, तो वोल्टॉप गुणांक का मान 1 से क्या प्राप्त हो रहा है कम हो रहा है, अर्थात एसिटिक अम्ल का क्या हुआ था वहां संगुणन हुआ था। क्या हुआ था संगुणन हुआ था। इसी के आधार पर हम संगुणन और आयनन का वोल्टॉप गुणांक के आधार पर क्या लगा लेते हैं पता लगा लेते हैं। तो इसके बाद वोल्टॉप गुणांक से संबंधित आगे इनके फॉर्मूले अणुसंख्यक गुणों को पढ़ेंगे। लिखोगे इसी में कि विलय का विलायक में संगुणन हो जाने पर, विलायक में संगुणन या आयनन हो जाने पर
गुणधर्म के सूत्रों को वांट ऑफ गुणांक से गुणा कर निम्न प्रकार से लिखते हैं। निम्न प्रकार से लिखते हैं। चार अणुसंख्या गुणधर्म थे हमारे पास। एक तो था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा था हमारे पास क्वथनांक उन्नयन, तीसरा था हमारे पास हिमांक अवनमन, और चौथा अणुसंख्या गुणधर्म था हमारे पास परासरण दाब। चारों के समीकरण आपको लिखवा चुके थे, और जो भी इनके सूत्र थे उन सब में यदि विलय का क्या हो रहा हो, संगुणन या आयनन, तो उस कंडीशन में उस समीकरण को किससे गुणा कर देते हैं? आई से। जैसे पाई बराबर क्या फॉर्मूला पढ़ा था आपने? CRT। तो यदि विलय का संगुणन या आयनन हो रहा हो तो पाई बराबर क्या हो जाएगा? I into CRT, ICR। तो इसको किससे गुणा कर देते हैं? इसके वांट ऑफ गुणांक से गुणा कर देते हैं। जैसे दूसरा फॉर्मूला तुमने पढ़ा था कि पाई इज इक्वल टू WB अपॉन MB, ऊपर था RT और नीचे क्या था? V। तो यदि इसका भी संगुणन या आयनन हो रहा हो तो इसको भी किससे गुणा कर देते हैं? I से। तो इस प्रकार से सब समीकरणों को किससे गुणा करना है? I से। तो जितने भी फॉर्मूले लिखोगे उनको किससे मल्टीप्लाई कर दो? I से। लेकिन कब होगा I से मल्टीप्लाई? ध्यान रखना, जब विलय का या तो क्या हो रहा हो, संगुणन, या फिर क्या हो रहा हो, आयनन, तब जाके ही I से गुणा होगा, अन्यथा सामान्य समीकरण इनकी जो है वही लगेगी। देखो चारों समीकरण और नोट करो। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पहला था। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसे कहते थे? P0A माइनस P अपॉन P0A, इसे कहा था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। और ये किसके बराबर होता था? विलय के मोल भिन्न के बराबर। एक समीकरण तो ये पड़ी थी, तो इसको भी अब देखो, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन स्वयं तो अणुसंख्या गुणधर्म है, तो इसके सामने वाले को कौन सा से गुणा करना है? था, इसको किससे गुणा कर दिया? I से। तो एक समीकरण तुम्हारी ये हो गई। इसी में दूसरा फॉर्मूला और लिखाया था हमने। दूसरा फॉर्मूला क्या लिखाया था कि NB बराबर ये फॉर्मूला लिखाया था, या फिर सीधा इसी से लिख लो आप, तो इसी से बन जाएगी। XB के स्थान पर अपन ने क्या रख दिया था? WB अपॉन MB अपॉन WA अपॉन MB प्लस WB अपॉन MB। जहां विलयन को क्या कर दिया था? तनु कर दिया था। तो तनु के अंदर WB अपॉन MB कम हो गया था, किसकी तुलना में? WA अपॉन MB की तुलना में, नगर ने मान लिया। तो आगे जाके उसी समीकरण को भी आप किससे गुणा कर देना? I से। जैसे क्वथनांक उन्नयन था, तो क्वथनांक उन्नयन को किससे लिखा था? डेल्टा TB से। और यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखा था KB इंटू स्मॉल n। स्मॉल n तो विलयन की क्या थी? मोलल था। और KB क्या था? विलयन का क्वथनांक उन्नयन, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। ये समीकरण पड़ी थी, तो इसको भी किससे गुणा कर दो? I से।
या इसी में अपन ने एक फॉर्मूला और लिखा था कि डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू डब्ल्यूबी इंटू 1000 अपॉन एमबी इंटू डब्ल्यूबी। देखो अपनी कॉपी के अंदर ये फॉर्मूला लिखा था ना, तो इसको भी किससे गुणा कर दो, आई से। दूसरा फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं। तो जितने भी फॉर्मूले जिनसे न्यूमेरिकल सोल्व होंगे ये सब इसके अंदर आ जाएंगे। इसी के साथ मान का वर्गमूल वाला भी, इसी का जस्ट केवल b की जगह क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू स्मॉल एफ। एक समीकरण तो ये हो गए, एक अणुमार्ग के मध्य संबंध वाली दूसरी समीकरण लिखेंगे। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम बी। दूसरी समीकरण तब तक जितने भी अणुसंख्या गुणधर्म थे उन सबके फॉर्मूले हमारे इस वन टॉप गुणांक में आ गए। लेकिन ध्यान रखना, आई से गुणा जब ही करना है जब आपको क्वेश्चन में क्लियर दे रखा हो कि विलय का विलायक में या तो संगुणन हो रहा हो या क्या हो रहा हो, आयनन हो रहा हो। तो सभी समीकरणों का, सभी फॉर्मूलों का तुम्हारा रिवीजन हो गया, अणुसंख्या गुणधर्मों का भी साथ में क्लियर याद करते चलना है आपको। और इन अणुसंख्या गुणधर्मों से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स तो हमने पढ़ लिए थे और कुछ न्यूमेरिकल्स बच रहे हैं जो हम सॉल्व करेंगे। अब केवल आपके इस चैप्टर के 2 टॉपिक बचे हैं, एक तो बॉन्ड टॉप गुणांक व वियोजन की मात्रा के मध्य संबंध और एक बॉन्ड टॉप गुणांक व संगुणन की मात्रा के मध्य संबंध। और इसी के साथ फिर आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हमारा नया टॉपिक होगा बॉन्ड टॉप गुणांक आई व वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा अल्फा के मध्य संबंध। वियोजन की मात्रा अल्फा के मध्य संबंध। कल की क्लास में हम आपका ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। इसी के साथ इसकी कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो भी बताएंगे, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो भी बताएंगे। आपका सेकंड चैप्टर लगभग लास्ट स्टेज पर है, फिनिश होने वाला है। अपने ऊपर भार नहीं बढ़ाते हुए जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो क्लियर करते चले, क्योंकि एक बार आपके ऊपर भार बढ़ने लगा तो अधिक भार हो जाने पर आपका मस्तिष्क संवेदनहीन हो जाएगा, मतलब आपके पढ़ने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि आपको वजन भारी इतना लगेगा कि मेरे से तो उठेगा ही नहीं। और एक बार जो मस्तिष्क आपका सोच लेगा मुझसे उठेगा ही नहीं, तो वास्तव में फिर आपसे वो नहीं उठेगा, क्योंकि हमारा शरीर हमारे मस्तिष्क से कार्य करता है, मीन्स हमारे मन से कार्य करता है। यदि मन हमारा ये कहता है कि हम इसे कंप्लीट करेंगे, पूर्ण करेंगे, हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करना है,
यदि आपके मन ने सोच लिया तो 100% आप उस लक्ष्य को क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। लेकिन पहले नेगेटिविटी मन के अंदर आ गई आपके मस्तिष्क में कि हमसे ये काम नहीं होगा, तो 100% आपसे कभी भी वो काम नहीं हो सकता, चाहे दुनिया की कोई सी भी हिम्मत आपके साथ लग जाए। इसलिए आपको जो पढ़ाया जा रहा है साथ में क्लियर करते जाना है। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। कल हम नेक्स्ट इन 2 टॉपिकों पर चर्चा करके इस पाठ को अलविदा कहेंगे। धन्यवाद।